हफ्ते के आखिरी दिन तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए, जहां मजबूत शुरुआत के संकेत आते दिख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्टेबल, एसजेएक्स निफ्टी हाफ सेंचुरी मारता हुआ। आइए करते हैं शुरुआत। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। फ्राइडे मूड आ चुका है, बाजार में अभी थोड़ा आना बाकी है, बट एसजीएक्स उसके थोड़े संकेत दे रहा है। क्या करेंगे हमारे बाजार, क्या फाइनली रेंज से बाहर आएंगे या अभी भी अटके रहेंगे, जानेंगे अनिल जी के साथ। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। थोड़ा तो एक्शन आज होना चाहिए, आज बेहतर होना चाहिए। आज बेहतर ऐसी सुबह से वाइब्रेशंस और फीलिंग आ रही है। अच्छा है। 2 दिनों से सुस्ती हो गई। कल वीकली एक्सपायरी कुछ तूफानी बहुत ज्यादा करते हैं। आज कुछ तूफानी करते हैं, तूफानी करते हैं। फ्राइडे है, तूफानी करने के बाद 2 दिन का आराम भी है ना। तो चलिए 2 दिन आराम किया, आज कुछ बड़ा काम करते हैं। तो देखते हैं हाफ सेंचुरी लग रही है क्वेश्चन मार्क, क्या सेंचुरी लगी? डबल थोड़ा सोचे, बड़ा तो सोचे कम से कम निफ्टी पर। सो आइए पहले आज के ट्रिगर्स बता दें, कहां तक और किस रेंज तक हम जाने की कोशिश करेंगे वो डिपेंड करेगा इन 4 बातों पर। डाउ 300 अंक सुधर कर सपाट हुआ बंद, यानी कि निचले स्तरों से आई शानदार रिकवरी। न सिर्फ डाउ में बल्कि नेस्डेक और S&P 500 के चार्ट्स भी आप देखेंगे तो दिन के दौरान तीनों चार्ट्स एकदम सेम टू सेम। सबसे बड़ा पॉजिटिव हमारे लिए वो है कच्चा तेल का फिसलना। $90 के आसपास आते बहुत अच्छी वाली फीलिंग देता है, और साथ ही साथ बाकी कमोडिटीज मेटल्स वगैरह भी तेजी से फिसलते हुए दिख रहे हैं। वेदांता तीसरे अंतरिम डिविडेंड के लिए बोर्ड बैठक करने को है तैयार। हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड के ऐलान के बाद अब वेदांता 22 नवंबर को करेगी बोर्ड बैठक। कैलकुलेशन करके बताएंगे कितना डिविडेंड आ सकता है। नायका बिकवाली जारी है। ऑल बायर्स सेटिस्फाइड, और जो नहीं हुए आज हो जाएंगे। टीपीजी बड़ा इन्वेस्टर एक और, जो लॉक इन खत्म होने के बाद अपने शेयर आज बेचने की तैयारी में। तो कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स आज फिर से आपको दिखेगी। तो बड़ी ब्लॉक डील्स फिर से हो रही हैं। पेटीएम में कल हुई, सामने बायर्स भी वैसे अच्छे बायर्स का नाम आया, इसकी डिटेल्स भी आपको देंगे, और आज नायका पर रखेंगे फोकस। आइए थोड़ा एक बार मार्केट के डायरेक्शन की बात करें सर। और डायरेक्शन की बात यही है कि डायरेक्शनलेस हो चुके हैं मार्केट। मतलब खबरें काफी आ रही हैं, ऐसा नहीं सर कि खबरें नहीं आ रही। ट्रम्प साहब ने अपनी कैंडिडेसी का ऐलान किया। अमेरिका में डेटा इतना सारा आया, रिटेल सेल्स डेटा आया, रिटेल कंपनीज ने गाइडेंस बढ़ाई घटाई, स्टॉक्स में थोड़ा एक्शन हुआ। कल हमने देखा इतनी कॉमेंट्री आई, बट बाजार वहीं के वहीं है। थोड़ा इंटरडे वॉलेटिलिटी दिखा देते हैं, बट कहीं जा नहीं रहे हैं सर। क्या हो रहा है ये? वो ये मीन रिवर्सल वाला जो अंग्रेजी में कहते हैं वो वाला मामला है कि मतलब कभी बाजार बहुत एक्शन दिखाएंगे, वोलेटाइल होंगे, ऊपर नीचे होंगे, कभी एकदम सुस्ती दिखाएंगे और कभी मॉडरेट हो जाएंगे। बट ऐसा कि कभी कभी तो छोटी से छोटी खबर पे इतना बड़ा रिएक्शन और ये तो बड़ी खबरों पर भी। हाँ, बड़ी खबरों में आप देखिए कल बुलार्ड साहब ने भयानक वाले खतरनाक बयान दिए। तो अब आप अच्छा सोचो ना, बाकी कोई और खराब दिन होता तो बुलार्ड साहब ने जो कहा कि ब्याज दरें 5 से 7% तक बढ़कर जा सकती है, यानी कि अभी भी यहाँ से अच्छी खासी मुझे, चलो 5% तो फिर भी एक्सेप्टेबल रेंज है, लेकिन अगर 7% तक की जरूरत आ जाए तो बड़ा है, मतलब वो तो फिर तो मतलब हंगामा ही मच जाएगा। मतलब फिर तो दुनिया भर के बाजारों की ऐसी तैसी हो जाएगी। सो 7% तक का तो मतलब अभी तक तो बुरा वाला ख्याल किसी को सपने में भी नहीं आया। बुलट साहब ने कल बोल दिया। एक आध बार बीच में थोड़े ठीक ठाक बोले थे, वापस अपने पुराने फॉर्म में आ गए। बिल्कुल, है ना। कल तो बहुत ही ज्यादा बोला। हाँ, कल तो बहुत ही गंदा वाला बोला। अब अच्छा, प्रॉब्लम क्या होता है, सपोज मैं आपको 3-4 बार बोलूँ कुछ छोटी से हल्के से कि दी पैसा, और आप मुझे सीरियसली लेना, तो अगली बार मैं और ज्यादा जोर से बोलूँगा। यही वो कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है ना, कि बोलेगा अच्छा मेरा खौफ खत्म, मुझे तुम सीरियसली नहीं ले रहे हो, लो और खराब स्टेटमेंट देता हूँ। तो इसका मतलब अगली बार और खराब देंगे। मतलब अगर सीरियसली ले नहीं रहा है, नहीं तो 5 से 7% का ब्याज दरों तक जाने का अगर अंदेशा उनका है तो रिस्की बात है। सर। दूसरी चीज ये कि अमेरिकी बाजार शायद जो मुझे समझ में आ रहा है, इस समय जो अमेरिका के फेडरल फंड्स रेट हैं जी, वो 3.8, हाँ 3.8-5, यानी कि 1.25% की तो जगह करीबन अभी ये बोल रहे लोअर एंड पे। हाँ, लोअर एंड पर। इसमें क्या 2 चीजें हैं जी। पहला तो ये है कि अब धीमे धीमे अमेरिका के बाजारों को ये कॉन्फिडेंस हो रहा है कि महंगाई काबू में आएगी। अब कितना जल्दी आती है ये देखने वाली बात है, क्योंकि वो संकेत आ रहे हैं जी। आप देखिए धीमे धीमे कमोडिटीज टूट रही है। कल भी देखिए मेटल्स काफी तेज टूटे। कच्चा तेल आपका $90 के आसपास आ रहा है। भले ठीक है, अमेरिका का इन्फ्लेशन कच्चे तेल पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, उनके दूसरे इन्फ्लेशन वाले फैक्टर्स ज़्यादा है, लेकिन फिर भी है तो सही, राइट। सो मेरे ख्याल से अमेरिकी बाजार 2 चीज़ों पर रिएक्ट कर रहे हैं। एक,
कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि महंगाई कम आएगी, इसलिए ब्याज दरों के बढ़ने वाले संकेतों पर रिएक्शन कम है। राइट। पहला। दूसरा, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है अभी नहीं, अब से 6 या 9 महीने आगे की तस्वीर देखने के लिए तैयार हो रहे हैं कि ठीक है, ये 6 महीने मुश्किल वाले निकालने हैं। अब ये 6 महीने में थोड़ा खराब स्टेटमेंट भी आ जाए, थोड़ा ब्याज दरें और बढ़ानी भी पड़ जाए, लेकिन उसके बाद क्या? अल्टीमेटली तो आपको हर देश ये चाहता है कि ब्याज दरें नीचे रहे, इवेंचुअली तो आपको नीचे लानी है। Yes. 0% भी अमेरिका ने मेंटेन किया लंबे समय तक। सो इस लिहाज से अगर आपका व्यू ये है कि 6 महीने 9 महीने में आराम से देखूंगा और इस बीच में अगर कहीं कुछ खराब खबर आनी, एक झटका लग भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इक्विटी 6 महीने के लिए नहीं 6 साल के लिए खरीदता हूँ। अगर कोई फंड मैनेजर ये व्यू लेकर बैठा है तो उसको मंदी करनी नहीं है। राइट। और एक और चीज़ क्या है दीप जी, है ना, सिंपल सा एक फॉर्मूला समझिए। मार्केट का बॉटम तब बना था जब कोविड के केस आने शुरू हुए थे, और मार्केट का टॉप तब बना जब वैक्सीन आ गई। राइट। इसका मतलब क्लियर है, एक ही चीज़ पे आप बार बार कितनी बार डराओगे किसी को, है ना? सो वही बात मतलब है, क्या वो डर ही निकल जाता लोग? डर निकल गया। अब डर गए ना भाई एक बार ब्याज दर, तो आई थिंक वो थोड़ा सा डर जो निकल गया ना, खाली फर्क एक ही है, डरना नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। मतलब वो कॉम्प्लिसेंट हो जाएंगे अमेरिका के बाद, जाओ जो बोलना है खराब बोलो, हम नहीं गिरेंगे, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। कुछ नया, कुछ वाकई में खास खराब बोले तो उस पर डरना चाहिए, घटना चाहिए। वो एक अच्छा हेल्दी साइन है। मार्केट सेंटीमेंट पे चलता है, 100% चलता है। एक दिन में इकोनॉमी ख़राब नहीं होती, एक दिन में अच्छी नहीं होती, एक दिन में ब्याज दरें बढ़ती नहीं, एक दिनों में इन्फ्लेशन घटता नहीं। लेकिन आप जो स्टेटमेंट कोई समझदार और जाने माने किसी पद पर बैठे हुए लोग दे रहे हैं तो उसका असर मार्केट पे आना चाहिए। ये मार्केट की सेंसिटिविटी है और ये मार्केट की आदत, फितरत है। करेक्ट। नहीं आता तो ये ठीक नहीं है। सो अगर बुलाट साहब ने कल बोला तो थोड़ा घटना चाहिए था कायदे से, लेकिन नहीं घटा, वो ठीक है। अल्टीमेटली तो काम पैसे का होता है। सो ओवरऑल अमेरिका से हमारे लिए 2 संकेत लेने हैं। पहला संकेत, कच्चा तेल $90 और कमोडिटीज़ के घटते हुए दाम, थैंक यू वेरी मच। दूसरा संकेत, जब तक बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स तेजी ना दिखाए हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी। बॉन्ड यील्ड्स 10 साल वाली 377 के आसपास है, 370 से 5-7 इतना तो चलेगा, और आपका डॉलर इंडेक्स 106-107 की रेंज में ठीक है। सो जब तक ये दोनों हैं हमारे लिए ठीक है, और आज फिर इस हिसाब से हमें कोई दिक्कत नहीं, ये संकेत हमारे लिए एकदम ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट से बल्कि कच्चा तेल गिरना तो अच्छा ही एक तरह से देखा जाए तो पर्सनली हमारे लिए, इंडिया के लिए तो अच्छा। ये 1.5 महीने पहले जो यूके की चिंता थी, मतलब उनका बड़ा इवेंट हो गया कि उनके बजट से इतनी चिंता बनी थी लास्ट टाइम, और उसके बाद हमने देखा सरकार को बदलना पड़ा। कल बजट आ गया और उस पर भी बाजार ने कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, इनफैक्ट अनएक्सपेक्टेड लाइन ही माने इसे। किस चीज़ पे रिएक्शन दे, वही वाली बात है। मतलब हाल ऐसा है ना ब्रिटेन का, क्या बोलेंगे आप, मतलब 40 साल के ऊपरी स्तर पर आपकी महंगाई चल रही है। आज जापान के महंगाई के आंकड़े आए, वो 40 साल के हाईएस्ट लेवल पर आए। 3.5% लोगों को लग रहा है 3.5 बस। जापान के लिए 3.5% तो मतलब अनाप शनाप वाली है, क्योंकि जापान तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे चलने वाला, नेगेटिव इन्फ्लेशन पे चलने वाला है। मतलब आप सोचो वो महंगाई नहीं है। अगर आज आपको घर खरीदना, आपने नहीं खरीदा 2 साल बाद खरीदा तो सस्ता मिलता है। ये अब तक जापान की फितरत है। तो वहाँ पे 3.5% मतलब तो हाई तो बाय, और इतना महंगा। हम तो क्या 15% के इन्फ्लेशन झेले हुए हैं। मैंने तो मेरी लाइफ में देखा। पहले तो होते थे इंटरेस्ट रेट्स ही इतने 18%, 20% के इंटरेस्ट रेट होते हैं। AAA वाले में होते थे 15% इंटरेस्ट रेट, 18%। AAA जिनको मानते हैं। एक जमाना था दीप, SBI का फ्लोटर बॉन्ड होता था, 15-17% यील्ड पे ट्रेड करता था। सोचो SBI का, मतलब एक ज़माने में MRPL और ग्राफ में जो बिरला ग्रुप ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप, उनके 18-20% पे बॉन्ड ट्रेड करते थे। सोचो टाटा स्टील का, टिस्को SPN हुआ करता था एक ज़माने में, जब मैं डेट मार्केट में शुरुआत में काम किया करता था। 17-18% के यील्ड पे ट्रेड करते, 15%। ये तो हमने बहुत अच्छे से देखे हैं। सो वो ज़माने से आप देखो कहाँ आ गए। फिर तो अब तो मतलब हमारे तो कोई मतलब रेटिंग ही नहीं है। एज अ होम बायर मुझे 7% में लोन मिलता है।
करेक्ट। तो बड़ी चीज़ इतनी ब्याज दरें कम हुई है और ब्याज दरें का कम होना इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। परचेजिंग पावर जिस तरह से बढ़ता है, नहीं तो आप अगर आज कोई प्रोजेक्ट लगाता है, कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी इंडस्ट्रीज, क्या करेगा अगर 18% ब्याज देके आपका प्रोजेक्ट वायबल ही कैसे होगा? कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी? 5 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं प्लांट लगाने में, इतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और ये 5%, 7%, 8%, 10% पे पैसा मिले तो बहुत फर्क पड़ जाता है। एनीवे, सो ओवरऑल ब्रिटेन के बजट का जहाँ तक सवाल है, ऐसा कुछ करने लायक उनके पास करने की जगह थी नहीं और कुछ कर भी नहीं पाए। थोड़े उन्होंने कुछ जो ऑयल प्रोड्यूसर्स या फिर जो ये आपके एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं, पावर प्रोड्यूसर, उन पे तो उन्होंने विंडफॉल टैक्स लगाया जो लगाना बनता था। कोई सब्सिडी बढ़ाई है नहीं, तो आम लोगों का दुख दर्द जो है लाइट बिल का, वो तो वहाँ ब्रिटेन में कम होने वाला है नहीं। पैसे है नहीं तो खर्चे काट दिए, काटने पड़ेंगे और क्या करोगे। सो आई थिंक वही है, कुछ खास फर्क नहीं है, कुछ है नहीं है सर। मतलब ब्रिटेन वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या पड़ेगा। चलिए, तो जो 2 महीने पहले वो कंटेजन की बात चल रही थी, चिंता थी, वो अब निकल गया। वो तो हाँ, मतलब वो तो भगवान जाने। मतलब मेरा तो स्ट्रॉन्ग व्यू ये था ही कि अगर टाइमली अगर एनर्जी प्राइसेस नीचे नहीं आई तो अभी भी 2-3 महीने हैं इस विंटर सीजन के। कोई बड़ी बात नहीं, एक आध देश कोई ऐसा बैंकरप्ट होने के कगार पे आ जाए, दिवालिया होने के कगार पे। यूरोप में समस्या तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, यूरोप में खुद सबसे बड़ा देश ब्रिटेन ही समस्या का केंद्र बिंदु हो गया है, तो बाकी से फोकस हट गया है। राइट, है ना, पता नहीं चल रहा। सब क्या सोचते थे कोई स्पेन, पोर्चुगल, इटली या ऐसे छोटी मोटी कहीं किसी जगह से निकलेगा, पता चले तो ब्रिटेन में ही सबसे बड़ा निकला है खड्डा। राइट। सो अभी सबका फोकस ब्रिटेन पे है, तो आसपास छोटी जगहों में कहाँ कितनी तकलीफ में, ये जब वक्त आएगा तो पता चलेगा। सो ओवरऑल ठीक है, ये ग्लोबल सिचुएशन जितनी खराब थी उतनी है ही, कोई खास सुधार की उम्मीद थी भी नहीं और हुई भी नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज़ है जो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल मार्केट डेवलपमेंट भी है, और आप थोड़े टाइम से कह ही रहे थे, बट मेरे को याद है क्लियरली वेडनेसडे को हमने इस पर एक बड़ी कवरेज करी थी, और वो मेटल्स को लेकर है। इंटरनेशनली दाम गिर रहे हैं और आपने ये भी कहा था कि हमारे मेटल स्टॉक से फिलहाल दूर रहना है, यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी। एक बार पहले देख लेते हैं मेटल्स पर क्या सलाह थी और फिर इस पर चर्चा करेंगे। यही वजह कि मैं अभी तक भी मेटल्स पे पॉजिटिव नहीं है। बिल्कुल। आईटी पर फिर भी हमने व्यू न्यूट्रल किया, लेकिन मेटल्स पे अभी भी नहीं, क्योंकि मेटल्स के लिए ये तिमाही बहुत गड़बड़ वाली है। इतना खराब? हाँ, अरे डिमांड ही नहीं है, माल ही नहीं बिक रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो ये रैली जो बन रही है मेटल कंपनियों में, उसमें उछाल में निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तो आई थिंक थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, बुक करके शांति से बैठाएं। तो इसलिए मेरे ख्याल से कमोडिटीज थोड़ा अभी भी रिस्की है, स्पेशली मेटल्स, थोड़ा सावधान रखने की जरूरत है। तो ग्लोबल मार्केट से सारे संकेतों के बीच में मेरे लिए एक ही संकेत काम का है कि मेटल्स में थोड़ा सावधान रहना है। ठीक है, दूर रहना, लेने की कोशिश नहीं करनी है। लॉन्ग पोजीशन है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करने। लोगों को सर वो टेम्पटेशन हो जाती है ना कि बॉटम फिशिंग करने, काफी ऊपर से गिर गए। कल देखिए, ट्रेड करो ना, ट्रेड करने में कोई हर्ज नहीं है। ट्रेड करो, ट्रेड करना चाहिए। जब भी ओवर सोल्ड है, थोड़ा बाउंस देते हैं, लीजिए आप आराम से। कल एंड में थोड़ी रिकवरी आ रही थी, आएगी। ये तो ऐसा नहीं कि मतलब मैं तो कहूँगा आज बोल दिया इसका मतलब ये टॉप बन गया, रात के बाद ये भाव नहीं दिखेंगे। यहाँ से 5%, 7% बढ़ भी जाए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको अभी लेना नहीं है। ये क्वार्टर तो निकल ही जाने दो, रिजल्ट देखो, इस क्वार्टर के देखने के बाद डिसाइड करेंगे, देखेंगे। हाँ, मैं वही बार बार कहता हूँ कि पैसा अनलिमिटेड तो है नहीं आपके पास, अनाप शनाप ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, सब ले लूँ। जब लिमिटेड पैसा है तो आपको सोच समझ के लगाना कि आपको क्या खरीदना है, वहाँ खरीदिए जहाँ रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा फेवरेबल है। सो अभी तक वो मेटल उस कैटेगरी में आया नहीं है अभी से। जब से ये पूरा करेक्शन वाला मामला, ग्लोबल रिसेशन वाला मामला हुआ, तो 2 सेक्टर हम लगातार करें जहाँ हाथ ही नहीं लगाना, आईटी और मेटल। आईटी पर भी हम न्यूट्रल हुए हैं, अभी कोई बहुत पॉजिटिव आईटी पर भी नहीं है। मेटल्स पर नेगेटिव, पॉजिटिव अपना वही है दीप, बैंक्स अब से लेकर बजट तक आपको रेलवे स्टॉक्स, फर्टिलाइजर स्टॉक, बिल्कुल, एग्रोकेमिकल स्टॉक्स, सीमेंट, इंफ्रा, लिकर, ये बायोन डिप्स है। यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगा, ये खरीदने अपने को। कई बार लोग बोलते हैं कि वो आपने एक दिन बोला था, दो दिन बोला था फर्टिलाइजर, वापस बोला। अरे हर रोज थोड़ी बोल सकता हूँ, जब बात निकली तो आज बोल दिया बिना प्लानिंग के भी। सो व्यू रोज नहीं बदलता। फर्टिलाइजर पर पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव होने का मतलब ये भी नहीं कि रोज ही चलेंगे जी। ये तो इस रोटेशनल चलता रहता है, कभी कोई सेक्टर चलेगा, कभी कोई सेक्टर चलेगा। मसलन टेक्सटाइल पेपर पर भी हम पॉजिटिव हैं जी, बिल्कुल। सो धीमे धीमे इन जहाँ आपको सेक्टर्स जो ज़्यादा सेफ दिख रहे हैं
वहां पर खरीदारी कीजिए बजाय जो रिस्की सेक्टर्स है, और स्पेशली जो सेक्टर ग्लोबल रिसेशन से रिस्की है और आपको पता है प्रॉब्लम बाहर है, तो वहां जाना क्यों? बस मतलब आपकी किस्मत में पैसा बनाना लिखा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप मेटल के बजाय कुछ छोड़ दोगे तब भी बन जाएगा। करेक्ट। और नहीं लिखा है आपका पैसा बनाना, तो चाहे आप मेटल में तोड़ो किसी और में तोड़ो, लेकिन जहां अपने को पता है कि भाई जहां रिस्क ज्यादा तो वहां नहीं जाना, नहीं जाना। कल देखिए क्या दाम टूटे हैं सर, कॉपर, निकल, जिंक, एल्यूमिनियम, एनएमडीसी ने दाम घटाए हैं 10%। तो आप सोचो दाम घटाने पड़ रहे हैं, कैसे काम चलेगा? इनफैक्ट इस पर आपको आगे थोड़ी रिसर्च भी प्रेजेंट करेंगे। अच्छा सर, हमारे बाजार पर आते हैं, हो गया बाकी जो फैक्टर्स थे। फायरवर्क्स आज तो दिखाइए, मंथली एक्सपायरी शुरू हो रही है सर। देखो फायरवर्क्स तो अगर देखो 100 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन भर बाजार रहता है और उसमें 50 पॉइंट ऊपर खुलता है, तो उसको फायरवर्क्स ही समझो आप। हाँ मान लीजिए 2 दिनों से 50 पॉइंट में अटका हुआ है। लेकिन दीप, मेरा मानना है थोड़ा बेहतर ट्रेडिंग सेशन होगा। राइट। 2-3 चीजें आज के सेशन के लिए बोलना चाहता हूँ। पहला तो ये कि सेशन थोड़ा बेहतर होगा, और दूसरा ये कि बायस थोड़ा पॉजिटिव बेहतर होगा पिछले 2 दिनों के मुकाबले। अब उसका जवाब है क्यों ऐसा होगा, वो मैं आपको बता दूं जी। उसके होने के पीछे की वजह यह है कि कल वीकली एक्सपायरी खत्म होने के बाद बाजार थोड़े हल्के हो गए हैं। ठीक है, तो पुट कॉल रेशियो आपका लोअर साइड पर आ गया। मंथली एक्सपायरी वाले हफ्ते में आप जा रहे हैं, आज से जो शुरू, और आपको लग रहा है अभी तो 17-18 तारीख हुई, मंथली एक्सपायरी इस बार जल्दी है, 24 को ही है। एक तो नवंबर वैसे 30 दिन का होता है, और इस बार एक्सपायरी 24 तारीख को ही है, 24 को है, क्योंकि वापस 31 नवंबर तो है नहीं। हाँ। तो 1 अक्टूबर को गुरुवार रखा है इस बार हमने, 1 दिसंबर को, सॉरी 1 दिसंबर को गुरुवार रखा है, गुरुवार है। सो इसलिए एक्सपायरी जल्दी है, 24 तारीख को ही हो जाएगी। Anyway, छोटी सीरीज है ये, छोटी सीरीज है। सो पॉइंट ये है कि हम हल्के जा रहे हैं जी, इसलिए हम थोड़ा बेहतर होंगे। फ्लैट शुरुआत हो, सुस्त शुरुआत हो, खरीदना है। ठीक है, क्लैरिटी है, ठीक है, सुस्त शुरुआत हो, खरीदना है, बात खत्म। सुस्त शुरुआत पे खरीदना है, ऑलराइट, बस ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितनी सुस्त शुरुआत होती है, कितनी चुस्त शुरुआत होती है। बताएं सर फिर आज का सेटअप संकेत। ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर है, ठीक है, एफआईज और घरेलू फंड्स के दोनों के संकेत पॉजिटिव साइड है, वायदा कारोबार के संकेत भी न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव हैं, और सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, निफ्टी का सपोर्ट रेंज आज के लिए 18,275, 18,325 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम करेगा, आसानी से टूटेगा नहीं। अगर गलती से गए नीचे तो 18,175, 18,250 वो रेंज है जहां आप आए तो खरीदारी करनी ही करनी है, बिना किसी के इन्विटेशन का इंतजार किए। ऊपर 400, 450 हल्की फुल्की रुकावट की जगह 475 से 525 तक जाने की कोशिश हो सकती है निफ्टी की ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी 42,450 के आसपास आप बंद हुए हैं, 42,300, 42,375 ये आपके लिए सपोर्ट रेंज है। 42,075, 42,150 ये मजबूत खरीदारी की जगह है। अब आपको लग रहा होगा मैं तो आपको देख के बात कर रहा हूँ, लेवल तो देख ही नहीं रहा, वो इसलिए कि कल वाले लेवल मुझे याद है, और ऊपर की रेंज 42,600 से 42,750 है, उसके पार निकले तो 825 से 900। यही है फिक्स्ड है, बिल्कुल बिल्कुल, तो एक्यूरेट है पूरे। तो कुल मिला के बात वही है दीप की कोई लेवल में खास, बैंक निफ्टी के लेवल वही है एग्जैक्टली, वो कल है, कल के लेवल है, इसमें कोई बदलाव है नहीं। ठीक है, अब आइए सपोर्ट लेवल पे 18,350 के आसपास आप बंद हुए। 18,325, 18,275 दो छोटे सपोर्ट है, 250, 200 मीडियम सपोर्ट, और 18,175 फाइनल सपोर्ट। इससे ज़्यादा के नीचे जगह दिखती नहीं है। ऊपर भी बहुत ज़्यादा लेवल्स है नहीं, 400, 425, 475 और 500, ये 3 लेवल ऐसे हैं, 400, 450 और 475 3 लेवल हैं जो ऊपर की तरफ हैं, और 525, 575 अगर पार करके टिकट हो। ठीक है, ठीक है, ये आपके लिए निफ्टी। बैंक निफ्टी 42,450 पे आप बंद हुए हैं, 42,375, 42,300 ये 2 सपोर्ट लेवल है तुरंत है, जो कल का लो 375 के आसपास, परसों का लो 300 के आसपास, ये आपके 2 बड़े सपोर्ट हो गए। 225, 150 2 मीडियम सपोर्ट, 42,075। आज बड़े दिनों बाद दीप मैंने 42,000 के नीचे के लेवल दिए ही नहीं तो मेरे लिए रॉक बॉटम सपोर्ट 41,900 पे निकल कर आता है। मुझे ट्रेंड रिवर्सल 41,900 के नीचे ही करना है, लेकिन आज मेरा मूड थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, हाँ, इसलिए 42,075 के नीचे की मंदी नहीं। ठीक है, ठीक है, हायर साइड पर 42,525 और 602 छोटे लेवल्स हैं जो कल भी हमने देखे। आज उतनी तो कोशिश करेंगे जाने की, उसके पार लाइफ टाइम हाई बनेगा आपका 42,622 का लाइफ हाई था कल,
उसके पार निकलते ही नया लाइफ हाई हम बनाएंगे और तब आपके लिए सारे लेवल जो ऊपर से के दिए हुए सब एकदम प्योर 100% अंदाज से हैं। ठीक है। हाँ, इनका कोई डेटा से लेना देना नहीं, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन से लेना देना नहीं, कोई चार्ट से कुछ लेना देना नहीं, मेरी मर्जी से मैंने अंदाज से दिए, क्योंकि उसके ऊपर लाइफ टाइम है, ये ब्लू स्काई जोन है, 42,625 के ऊपर का। अच्छा, एफएनओ डेटा भी ज्यादा नहीं है दीप। अच्छा, हाँ, 42,500 के बाद सीधा ढंगढांग का पोजीशन का ये तो 43,000 है, तो बीच में मैदान खुला पड़ा है, कहाँ जाके रुकेंगे पता नहीं। तो आप अपने हिसाब से गिन लीजिए जो गिनना है, मैंने मेरे हिसाब से दीजिए 675, 750, 825, 900। ठीक है सर, डन डन। ज़्यादा बदलाव नहीं है सर पुट कॉल रेशो में भी, और हालांकि बैंक निफ्टी का कल पुट कॉल रेशो कम हुआ है, एफआईएस की लॉन्ग अभी भी 64% पर है, बैंक निफ्टी थोड़ा हल्का हुआ है एंड में जो हमने थोड़ी गिरावट देखी। एफआईएस इंडेक्स लॉन्ग मेंटेन है, थोड़ी नीचे होती तो बेहतर था कल की। एक इंटरेस्टिंग चीज है इस डीप में, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन को देखो 65 से 64 यानी कि मेंटेन। दूसरे दो डेटा नीचे देखो, आपका पुट कॉल रेशियो निफ्टी का 1.07, बैंक निफ्टी का 1.03, 140 से घट कर। सो एफआईएस ने इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटाई नहीं घटाई है, पुट कॉल रेशियो घट गया। वीकली एक्सपायरी के साथ किसका घटा? ट्रेडर्स का। कल हल्के हो गए। सो ट्रेडर्स हल्के हो गए, जो 2 दिन से जिनको मतलब तेजी नहीं होने से मूड खराब होता है, उनकी कल एक्सपायरी हो गई। ठीक है। सो आज हम मंथली एक्सपायरी में जब जा रहे हैं, और मंथली एक्सपायरी आमतौर पर बड़ी होती है, और मुझे इस बार की बहुत बड़ी बड़ी फीलिंग आ रही है। अच्छा। और फीलिंग ये आ रही है कि इस बार मंथली एक्सपायरी के दिन बहुत सारे पुट और कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस पे 2-2, 2.5 करोड़ के ओपन इंटरेस्ट, हो सकता है 3 करोड़ का भी रिकॉर्ड बना दें हम। 3 करोड़ इस बार लग रहा है मंथली वाली पे लग रहा है इस बार होगा। 2 करोड़ तो पक्का दिखेगा। 2 करोड़ दिखेगा। हाँ, मतलब इस तरह का एक्शन ऑप्शंस में हो रहा है। सो आप बहुत हल्के नोट पर जा रहे हैं मंथली एक्सपायरी में, ये अच्छा संकेत, तो मेरे लिए ये बड़ा पॉजिटिव है आज। सो कितना बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट नहीं है, घटने के लिए प्रेशर कम हो जाता है ना। राइट। और कल आप देखिए खरीदारी, जो मैं डेटा बताऊंगा, दोनों ने खरीदा है, एफआई ने और लोकल ने भी। तो बेचने वाले तो ट्रेडर्स से जो 2 दिन में थक गए, 1.5 दिन में, ठीक है, हल्के हो गए। सो आई थिंक उस हिसाब से बाजार सेट है थोड़ा ऊपर जाने के। हल्के बाजार ऊपर जाने के लिए आराम से जा सकते हैं, ठीक, भारी हो तो चलना मुश्किल हो। ठीक है, अंडरस्टूड। हल्के हैं, अच्छी बात है। क्या करना है मौजूदा पोजीशंस पे? स्टॉप लॉस खींच दिया थोड़ा ऊपर, निफ्टी पे तो वही रखा है 18,250, वैसे आप चाहें तो 18,300 भी रख सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है। 4 दिन से आप 18,300 के, सॉरी 5 दिन से हम 18,300 के ऊपर बंद हो रहे हैं। सो अगर छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो 18,300 का रखो, नहीं तो आज वीकली क्लोजिंग है तो एक दिन और 18,250 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राडे क्लोजिंग दोनों 18,250। बैंक निफ्टी 41,900 लगातार में दे रहा था, आज 100 पॉइंट ऊपर खींचा है, 42,000 इंट्राडे और क्लोजिंग, ये आपके लिए हो जाएगा। अब आइए शॉर्ट पोजीशन पर। 2 तरीके हैं, या तो आप 18,450 रख लो जी, कल के हाई के थोड़ा ऊपर, आई मीन परसों के, या 18,500 रख लो, जो आपकी मर्जी है, रखना जरूर है। ठीक है। बैंक निफ्टी का तो क्लियर कट है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। 42,650 कल भी यही दिया था, इंटरडे क्लोजिंग कल ट्रिगर नहीं हुआ, अगर आज ट्रिगर हो जाए तो थैंक यू कर लीजिए। ठीक है। हाँ, अब इसमें छेड़छाड़ मत करो। बैंक निफ्टी क्या है कि लाइफ टाइम हाई, अच्छा पुराना याद है आपको, 41,840 का लाइफ है, बराबर है। एक तो क्या होता है, लाइफ टाइम हाई टच करते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं, वापस नीचे आ जाते हैं, वो टाइम पास खाली टच इन हो गया। इस बार वो है ना, वो रशिया के पोल वोल्ट वाले थे ना, सर्गेई बुबका, सबके, हाँ, जिन्होंने 32 या कितने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे ऊपर कूदने, अपने बार बार, ये वैसे ही कर रहा है। 41,840 पार करने के बाद रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है, इसका मतलब ताकत है। सो ऐसे में जब ताकत है ब्लू स्काई जोन में, लाइफ टाइम हाई पे, तो अनाप शनाप किसी भी लेवल तक मंदी में रहना ठीक नहीं है ना, बिल्कुल। सो ये 42,650 लगाना ही चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड। नई पोजीशन लेना है निफ्टी 18,250 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट जो बनेंगे 18,400, 425, 450, 475, हर 25 पॉइंट की रेंज में यहाँ थोड़ी रुकावट है, यहाँ तक के टारगेट ले लीजिए। ऊपर 525, 575 के बनेंगे आपके लिए। जो लोग बेचना चाहते हैं, शौक फरमाए, 18,450 से मूड बनाए, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ बेचे। आप 500, 525 के आसपास बेचेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा, और चाहे तो 575 तक भी बेचे। स्टॉप लॉस दूर है, लाइफ हाई के ऊपर 18,625 का यही लगाना है। 18,604 का लाइफ हाई, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस। टारगेट जो बनेंगे 18,425, 402 छोटे टारगेट, 350, 325 मीडियम टारगेट, 18,275, 250 बड़े टारगेट के तौर पर करनी है आपको। बिक वाली करिए वहां पर, ऊपर में कोई दिक्कत नहीं। 500 के आसपास ज़्यादा सेफ है, 450 रिस्की है। बैंक निफ्टी
खरीदना है दो तरीके से। एक तो ये कि 42,150 42,300 की रेंज में आ जाए तो बिना किसी के इन्विटेशन का इंतजार किए खरीद लीजिएगा एक बार। स्टॉप लॉस 42,000 पे लगाइए। टारगेट 375, 450 दो छोटे टारगेट, 525, 600 दो मीडियम टारगेट, बस 4 ही टारगेट है। ठीक है। एग्रेसिव ट्रेडर्स को खरीदना है, स्टॉप लॉस लगाना है 42,300 का। टारगेट इनके लिए जो बनेंगे 525, 600 दो छोटे टारगेट है। यहाँ तक आप पहुंचे, इसके ऊपर लाइफ हाई आ जाता है। अच्छा, 622 के ऊपर। ठीक है। फिर उसके ऊपर के टारगेट अंदाज से 75 पॉइंट ऊपर के दिए हुए, 675, 750, 825, 900 ये लेकर चल सकते हैं। ठीक है। बेचना है, बेचना मेरी राय नहीं है। नहीं है, ट्राई भी नहीं करना है। नहीं करो। कोई मेरे ना बोलने से ऐसा थोड़ी कोई बेचेगा नहीं, कोई बेचेगा नहीं तो कोई खरीदेगा किससे। जी। तो अगर किसी को बेचना ही है, एकमात्र जगह बेचने की जो है वो 42,600, 42,650 है। ठीक है। अगर बेचना है तो। और यहाँ पर बेचना है स्टिक स्टॉप लॉस के साथ 700, 725 का जो भी आप लगाना चाहो, बिना स्टॉप लॉस लगाए, वो भी आपका मन है तो। मैं नहीं कह रहा, आपका मन है तो बेचो। ठीक है। मेरी राय नहीं है कुछ नहीं। हाँ, मैं उन लोगों के लिए राय दे रहा हूँ जो अपने मन की करते हैं। आप अपने मन की करो, राय मेरे ले लो। ठीक है। ठीक। मतलब अपने कार्यकलापों के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। वैसा। यात्री अपने। हाँ, तो अगर 600, 650 में देना ही है तो ये जगह आखिरी जगह यही है। उसके ऊपर आप फिर अलग ही निकल जाते हैं, फिर आपको पता नहीं कहाँ बेचना है। फिर वो 43,000 के आसपास आती है जगह, बहुत दूर आती है। वो तो आपने बोला है एक बड़ी रेंज है। एग्जैक्टली। इसलिए अगर कोई बहुत एग्रेसिव ट्रेडर नहीं, मुझे बेचना मैं तो बेचूंगा जी, यहाँ बेच दो भाई। और 600, 700 या 725 जो ठीक लगे बेचने, बाद में स्टॉप लॉस पहले लगा लेना। ठीक है। टारगेट 525, 450 दो छोटे टारगेट, 375, 300 दो मीडियम टारगेट और 150। मैं टारगेट भी ज़्यादा बड़े नहीं दे रहा, नहीं तो क्या वो जोश आ जाता है, बड़े टारगेट है बेचने। जगह दिख रही है। ठीक है। चलिए, तो अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ही है, सिर्फ ध्यान से स्टॉप लॉसेस मेंटेन करके करें। बैन लिस्ट कोई बदलाव नहीं है, 6 स्टॉक्स हैं बैन में। इंडिया बुल्स हाउसिंग, बलरामपुर, डेल्टा कॉप, BHEL, सन टीवी, GNFC, काफी कुछ ट्रेड ऑफ फेवरेट काउंटर्स। डेटा भी थोड़ा समझा। क्वालिटी बेहतर हुई। क्वालिटी बेहतर हुई। कैश मार्केट में 618 करोड़ की खरीदारी और 587 करोड़ की खरीदारी FNO में। आप कहेंगे कि आंकड़े तो छोटे हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से स्टॉक फ्यूचर्स की जो बिकवाली थी वो कल थमी है। बिल्कुल। वो एक अच्छी बात है। और दूसरा है कि कैश में भले ब्लॉक डील्स का भी कंट्रीब्यूशन रहा है ये, लेकिन खरीदारी का आंकड़ा है। एक और अच्छी बात है, 450 करोड़ की खरीदारी लोकल फंड्स ने भी किया, तो थोड़े आंकड़े बेहतर होते हुए दिखे। ऑप्शंस में बड़ा आंकड़ा है, 6,800 करोड़ की खरीदारी का ओपन इंटरेस्ट घट कर आया है, वो वीकली एक्सपायरी का असर आपको नजर आता है। वायदा कारोबार के डेटा 18,300 मेक और ब्रेक लेवल है, कमजोर आप 18,300 के नीचे ही है। वो इसलिए कि 49 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 18,300 के पुट पर है और 18,300 के कॉल्स पर भी 35 लाख शेयर है। तो दीप, अगर आप 18,300, 325 की रेंज में आज पहुंचते हैं तो वहां पर आपको थोड़ी सपोर्ट खरीदारी की, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की मिल जाएगी। सो इफेक्टिवली पहला सपोर्ट आपके बाजार के लिए 18,275, 18,325 है, जो आसानी से नहीं टूटने वाला है। क्लियर है? क्लियर है। ये 50 पॉइंट की रेंज। अब आइए ऊपर, 18,400 के कॉल्स पर 56 लाख शेयर हैं और पहली रुकावट की जगह जो आपकी बन रही है वो बन रही है 18,400 से 18,450। ठीक है। सो इफेक्टिवली ऊपर 400, 450 में आप रुकेंगे, अटकेंगे। 275, 325 में सपोर्ट ले लेंगे। ये आज का ट्रेडिंग पैटर्न दिख रहा है। अभी तक का ट्रेडिंग पैटर्न ये है। 18,450 के ऊपर निकलेंगे तो फ्रेश आपके बाय कॉल्स ट्रिगर होंगे, पुराने स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे। 275 के नीचे जाकर ट्रेड करेंगे तो मंदी का मूड बढ़ जाएगा। तो होने वाला शायद दोनों ही नहीं है। ऐसा लग नहीं रहा कि 450 के पार भी भागने की हड़बड़ी जल्दबाजी है, और 275 तोड़ने की तो कोई खास बात दिखती भी नहीं। 325 भी तोड़ दे तो बड़ी बात। अगर दोनों में से एक पूछेंगे क्या संभावना बन सकती है, तो अगर थोड़ा सा डाउ फ्यूचर साथ दे दे तो ऊपर की संभावना ज्यादा है। ऊपर की संभावना ज्यादा, अगर डाउ फ्यूचर थोड़ा साथ दे दे तो। ठीक है। फिलहाल तो सपाट है, तो हल्का। बैंक निफ्टी 42,000 नीचे बड़ा सपोर्ट है, ऊपर 43,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट। बीच में 42,500 मेक और ब्रेक लेवल है। 42,500 के पुट पर 13 लाख शेयर हैं। कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18 लाख शेयरों का है। ऊपर खुल के टिके तो 42,500 का कॉल रेटर, लेकिन पोजीशन बहुत ही कम है। सो डेटा जो मैंने बताया वही फाइनल है। अंडरस्टूड सर। ओके, करते हैं शुरुआत फिर। भरपूर लेवल, स्ट्रैटेजी पूरी आपके आगे और बायस थोड़ा पॉजिटिव तरफ ही है। अरमान, नुपुर, आशीष हमारे साथ हैं तैयार आज के खबरें और ट्रिगर्स ब्रोकरेज भी बताने के लिए। अरमान, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और खबरें।
जी, ट्रिगर्स में सबसे पहले DDPIA के नए नियम जो हैं वो लागू होने वाले हैं। DDPIA डीमैट डेबिट प्लेज इंस्ट्रक्शंस जो है वो आज से लागू होने वाले हैं। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस जो है वो इसरो द्वारा लॉन्च होने वाला है। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो नो मनी फॉर टेरर जो कॉन्फ्रेंस है वहाँ पर भी आपको संबोधित करते हुए दिखेंगे। और इंडिया और न्यूजीलैंड का पहला T20 मैच है जो 3 मैच की सीरीज़ है वेलिंगटन में। सर ये 11:30 बजे शायद रात को, दोपहर, सुबह दोपहर में, नहीं दिन में। मैं श्योर नहीं हूँ बट देखो वनडे होता है, टेस्ट मैच होता है तो श्योर भी होता है आदमी। T20 में खेलना तो 4 घंटे, बिल्कुल 4 घंटे कभी भी खेल लो दिन भर में 24 में से। 11:30 बजे आपने जो बोला वो ठीक ही बोला, 12 बजे है और वो भी दोपहर के 12 बजे। लेकिन मुझे एक उसमें प्रॉब्लम हो रही है जी, वो ट्रॉफी तो उन्होंने पकड़ ली न्यूजीलैंड वालों ने। पांड्या साहब है ना बेस पकड़ने में रह गए। पहला गुजराती देखा है मैंने ऐसा जिसका फोकस है ना। हाँ, मतलब नहीं तो आज तक मुझे लगा हवा इन्होंने चलाई होगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मस्ती मस्ती में न्यूजीलैंड ने ले लिए। मैच जीतने के बाद तो रियलिटी तो हमारे पास ऐसे बताया। लेकिन ऐसी हवा चली ना तो बॉल किधर स्विंग होगी भगवान ही मालिक है। हाँ, मतलब वहाँ की पिचेज ही ऐसी खतरनाक, मजा आएगा। बताया यस। TCI डेवलपर्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि आज से वो डीलिस्टिंग हो जाएगी एक्सचेंज पर। जयश्री ट्री और इंडस्ट्रीज पर ध्यान रखिएगा क्योंकि बोर्ड बैठक में स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो डी मर्जर पर है विचार किया जाएगा। रामा स्टील ट्यूब्स जहां पे बोर्ड मीटिंग में बोनस शेयर्स और इसी के साथ साथ एक्विजिशन ऑफ कंपनीज दोनों पर जो है विचार करने वाली है मैनेजमेंट। एक्रिसिल जिसका नाम बदल के अब क्रिसिल हो जाएगा। केयर रेटिंग्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि इनका बायबैक जो है वो आज से शुरू हो जाएगा। फेज 3 लिमिटेड जो आज से NSE पर लिस्ट होता हुआ दिखेगा। IPO अपडेट में आइनॉक्स ग्रीन जिसका IPO अलॉटमेंट है आज। एक्स डेट है कुछ स्टॉक्स में अंत में जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंटरिम डिविडेंड है 20 का। इन्फो एज वहाँ पर भी इंटरिम डिविडेंड 10 का। एस्ट्रल जहाँ पर इंटरिम डिविडेंड 1.25 का। और अंत में सन टीवी वहाँ पर भी इंटरिम डिविडेंड है 3.75 का। ओके, तो ये है आपके लिए भरपूर ट्रिगर्स। नुपुर मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नायका जहाँ पे सेल का सिलसिला चालू है, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो या स्टॉक मार्केट हो। नायका में आज ये खबर है कि ब्लॉक डील है, वहाँ पे TPG कैपिटल अपना हिस्सा बेचने वाली है। 5.42 करोड़ शेयर्स आज ब्लॉक पर है। 1000 करोड़ की ये डील हो सकती है। वेदांता 22 नवंबर को तीसरे इंटरिम डिविडेंड पे बोर्ड बैठक है तो यहाँ पे नजर रहने वाली है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो MOU साइन करने का सिलसिला है वो चालू ही है। आज फिर 2 कंपनीज के साथ कंपनी ने MOU साइन किया है। अवानी डिफेंस PU के साथ MOU साइन किया गया है जहां पर भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये करार किया गया है। साथ ही साथ एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट लिमिटेड के साथ भी कंपनी ने MOU साइन किया है। फोर्टिस में एक अपडेट है, IIH का जो ओपन ऑफर है 26% का, अब सेबी ने वहाँ पे कहा है कि आपको दिल्ली हाई कोर्ट से आदेश लाना पड़ेगा, तो यहाँ भी नज़र रहने वाली है। कोस्टल कॉर्प में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है क्योंकि कोरिया के बाजार में श्रिम्प प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए JP चुक के साथ कंपनी ने करार साइन किया है। महिंद्रा लाइफ स्पेस जहाँ पे पुणे में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कंपनी ने, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है ये, तो यहाँ भी नज़र रहने वाली है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की बात करें तो एक अपडेट आते दिखा है, हमने बुधवार को बताया था, उसी खबर पे मुहर लगी है। कंपनी ने अब एक्सचेंजेस पे ये कहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी पे छापामारी की थी और ये खबर अब जिस पे मुहर लग चुकी है। बायोकॉन की बात करें तो पॉजिटिव न्यूज़ है, कंपनी जो वाइट्रिस का एक्विजिशन चालू है वो जो कॉन कॉल में कहा था कि ये पूरा हो जाएगा, उस पर प्रोसीड्यूरल अपडेट आया है जहाँ पे कंपनी ने बायोकॉन और सीरम इंस्टीट्यूट को इस एक्विजिशन के चलते शेयर्स अलॉट किए, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है यहाँ पर भी। ओके, तो खबरें कम ही है, ज़्यादा नहीं है, बट कुछ इम्पैक्टफुल खबरें आ सकती हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको दिखेगा बाजार में। आशीष के पास चलते हैं ब्रोकरेजेस के लिए। FIR बस अच्छा, जो आई उसमें भी 4-5 तो मुझे ऐसी लगी कि ये क्यों थी ये स्टॉक की न्यूज़ टाइप तो है नहीं थी वो। चलो कोई बात नहीं, कुछ तो फिलर्स डालने ही पड़ेंगे, कोटा तो पूरा करना ही पड़ेगा। चलिए आशीष जी तैयार हैं? आशीष के पास है FIR। आज भी बैंक्स पर काफी रिपोर्ट्स हैं आशीष। बिल्कुल दीपांशु, बहुत रिपोर्ट्स आ रही है लगातार, सब रिपोर्ट्स में ये लिखा गया है कि लोन ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन सुधरते जा रहे हैं, एसेट क्वालिटी सबकी सुधर रही है, तो यहाँ पर कन्विक्शन और भरोसा जो है बैंक्स पर बढ़ता जा रहा है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है एक्सिस बैंक पर, जहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 858 की, कल की क्लोजिंग 1150 रुपये का लक्ष्य। HSBC भी बुलिश है, ये भी खरीदारी की राय देने 1075 रुपये के लक्ष्य के लिए।
आईसीआईसीआई बैंक पर सीएलएस से खरीदारी की राय दे रहे हैं, 1200 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। वहीं एचएसबीसी ने भी खरीदारी की राय दी है, 1100 रुपये का लक्ष्य दिया, 920 की क्लोजिंग है। मॉर्गन स्टैनली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 875 रुपये के लक्ष्य के लिए 611 की क्लोजिंग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एचएसबीसी खरीदारी की राय दे रहे हैं, 710 रुपये का लक्ष्य दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर एचएसबीसी होल्ड की राय दे रहे हैं, 1951 की क्लोजिंग है। कल भी यहाँ पर अच्छी रिपोर्ट्स आई थी, अभी भी 2030 रुपये का लक्ष्य दिया। और बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर भी लगातार 2 दिन से पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। एचएसबीसी खरीदारी की राय को बरकरार रखे और लक्ष्य 184 से बढ़ाकर 194 कर दिया है, 164 की जो है क्लोजिंग है। ओके, तो बैंक्स पर आज फिर से रिपोर्ट्स हैं, नजर रखिएगा यहाँ पर। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, अपोलो टायर यहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। स्टॉक पर कुछ दिनों में रिएक्शन भी तेज देखने को मिला है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 278 की कल की क्लोजिंग है, 329 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। और मान रहे कि यूरोपियन बिजनेस में अगर आप देखें तो लगातार इनका मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है, साथ में भारतीय कारोबार भी अच्छा कर रहा है, तो यहाँ पर फोकस रहेगा। इंडियन होटल्स मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे, हालांकि लक्ष्य ज्यादा ऊंचा नहीं दिया, 316 की क्लोजिंग है, 381 का लक्ष्य दिया। और मान रहे कि डिमांड मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, खासतौर पर अगर आप देखें तो इंडियन वेडिंग सीजन शुरू हो चुका है, साथ में G20 समिट होगा 2023 में, तो यहाँ पर नजर रहेगी। इन्फोएज सीएलएसए अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें, लक्ष्य 4425 से घटाकर 4100 कर दिया, 3908 की क्लोजिंग है। एक्साइड इंडस्ट्रीज नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 216 से बढ़ाकर 221, 187 की क्लोजिंग। मान रहे कि Q2 के नतीजे काफ़ी अच्छे थे और साथ में 6000 करोड़ का जो है लागत से लिथियम आयन प्लांट बनाने जा रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, तो यहाँ पर खास फोकस रहेगा। इंडिगो यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2750 रुपये के लक्ष्य के लिए। वेदांता यहाँ पर नतीजों डिविडेंड पर बैठक होगी, सिटी बिकवाली की राय दे रहे हैं, जो लक्ष्य है उसको एडजस्ट किया, 215 से बढ़ाकर 235 कर दिया, हालांकि स्टॉक ऑलरेडी 307 पे चल रहा है। पीबी फिनटेक यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, 372 की क्लोजिंग है, 620 बढ़िया टारगेट इन्होंने दिए। पेटीएम पर लगातार रिपोर्ट्स आती हैं, जेपी मॉर्गन देखिए अंत में यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, 1100 रुपये के लक्ष्य के लिए डबल की टारगेट है, क्योंकि 540 पर स्टॉक लड़क कर आ चुका है। और ये मान रहे कि यहाँ पर मैनेजमेंट फोकस्ड है FY 23 सितंबर 23 तक, ये मान रहे कि एडजस्टेड एबिटा ब्रेक इवन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर डबल के टारगेट्स हैं, 1100 रुपये के लक्ष्य के लिए। ओहो, क्या बात है। समय भी दिया है? समय नहीं दिया सर, समय नहीं दिया। वैसे इनकी जितने भी समय ड्यूरिंग लाइफ टाइम या पोस्ट लाइफ ऐसा कुछ लिखा? ऐसा नहीं लिखा? अच्छा, मतलब कभी न कभी तो होगा, हो जाएगा सदियों में, जनरेशंस टू कम। ओके, चलिए, आपके हमारे रहते हो जाए तो अच्छी बात है। बहुत लोग देखना चाहते हैं इसको डबल। देखते हैं कब होता है, कैसे होता है। आइए बढ़ते आगे, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार। वक्त है पिक ऑफ द डे का। कुणाल जी सुप्रभात, शुरुआत करें सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है और मुझे ऐसा लगता है अनिल जी कि सरकारी बैंकों में दोबारा एक बार आपको तेजी बनते हुए दिखेगी। स्टेट बैंक में हमने करेक्शन आते हुए देखा है, मुझे लगता है करेक्शन समाप्त हो जाएगा इन स्तरों के आसपास, क्योंकि यहां पर एक गैप बना था कुछ सत्र पहले जो अब फिल हो चुका है और स्टॉक वापस से तेजी के लिए तैयार हो रहा है। तो मेरी राय में 590 के स्टॉप लॉस से बाय करें स्टेट बैंक। पहला टारगेट होगा 615 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 625 रुपए का, तो 615 625 के टारगेट के लिए SBI में खरीदारी कराएं। बिल्कुल कुणाल जी सही कह रहे हैं, वापस से सरकारी बैंकों में एक छोटा मूव 5-7% का आने की तैयारी होती हुई दिख रही। तो थोड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक जिस तरह से भागे हैं, उसके बाद प्राइवेट सरकारी बैंक थोड़ा और ऊपर जाने को तैयार होते हुए दिख रहे हैं। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी आप देखिए, अनिल जी आपको पता है कि मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए। आपने कुणाल जी को बोला पिक ऑफ द डे बताएं और मुझे बोला बताएं, तो अनिल जी पिक ऑफ द डे तो बाद में बताऊंगा। कल जो अनिल जी आपने वो स्वीडिश की बात करी थी ना, राजस्थानी मिठाई, मतलब कि मिठाई से सब्जी, तो अनिल जी वो जो वीडियो का क्लिप है अनिल जी, वो वीडियो का क्लिप मैं भी आपको भेज रहा हूं। और अनिल जी मेरा चैलेंज है, आप पूरी टीम को लगा दें, ट्विटर पे भी डाल दें, कोई व्यक्ति अगर उस वीडियो की क्लिप को व्हाट्सएप के ऊपर 2 लोगों को भेज के दिखाए तो मान जाओ अनिल जी, इतनी बार अनिल जी फॉरवर्ड हुआ है। और व्हाट्सएप का रूल है, जो वीडियो ज्यादा बार फॉरवर्ड हो जाता है वो एक टाइम पे एक ही व्यक्ति को जाता है। अनिल जी उसकी क्लिपिंग इतनी फॉरवर्ड हुई है, और वो क्लिपिंग अनिल जी जिन्होंने मुझे भेजी है, मतलब कि वो हमारे HOD थे बी फार्मा में,
और एज ऑफ नो अनिल जी वाइस चांसलर है जयपुर की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अनिल जी जैन साहब लिस्ट लेके आ जाएंगे एडमिशन की अनिल जी। तो काफी सीनियर व्यक्ति अनिल जी, उन्होंने मुझे वो वीडियो की क्लिपिंग भेजी है। तो आप देखिए अनिल जी, नॉन स्टॉक मार्केट वाले लोग भी अनिल जी देख रहे हैं और वो वीडियो वायरल हुआ है। तो अनिल जी एक तो इस वीडियो पे मैं अपडेट देना चाह रहा था अनिल जी, और साथ में देखिए एक ऑब्जेक्शन भी है। जब भी राजस्थान की बात होती है ना तो जैन साहब आ जाते हैं, मैं अपने को जयपुर से रिलेट करते हैं, फिर कोटा पहुंच जाते हैं ससुराल, फिर चित्तौड़ पहुंच जाते हैं। और अनिल जी मैंने भी 6 साल जोधपुर को दिए हैं। देखिए वीडियो तो निकाल के मैं ही लाया हूँ, मतलब कि मेरे प्रोफेसर साहब ने मुझे भेजा है। तो मेरा भी अनिल जी योगदान है राजस्थान में। 6 साल दिया अनिल जी अपनी जवानी के हमने। तो ये जो जैन साहब बार बार जब जयपुर राजस्थान की बात आती है अपने अब समझ में आया। अरे हमें भी साइड में खड़ा करें अनिल बंसल जी, अब समझ में आया। मैं इतने टाइम से सोचा था आपके चेहरे पर जो इतना नूर है, आप में जो इतनी इंटेलेक्चुअल जबरदस्त प्रेजेंस आई है, वो जोधपुर के वो 7 सालों की वजह से आई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वैसे बाय द वे 5-7 जगह से ग्रुप में मेरे पास भी आया वीडियो। इससे पता चलता है हम सब लोग कितना खाने के लिए जी रहे हैं। देखिए खाने वाले वीडियो इतने वायरल हो जाते हैं, दूसरे वाले नहीं होते हैं। बट ये तो लोगों का प्यार है, प्रेम है, तो जो जिसको जो पसंद आए वो डेफिनेटली। जी बंसल जी बताएं सर, अब पिक ऑफ द डे। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे डेडिकेटेड है कुणाल जी को। कुणाल जी का फेवरेट तरल पदार्थ है, टाटा कंज्यूमर पर खरीदारी की राय है और 764 का स्टॉप लॉस है, 815 का टारगेट है। कल भी हमने खरीदारी की राय दी थी। तो टाटा कंज्यूमर के अंदर अनिल जी मुझको तो 2 महीने की करेक्शन का खत्म होने के संकेत है। नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल है, स्टॉप लॉस को फॉलो करें, बाय एंड होल्ड करें। ओके, तो बंसल जी की राय टाटा कंज्यूमर्स खरीदने की। सचिन जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर बिकवाली करनी है बजाज फिनसर्व के काउंटर में। लगातार ये अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट के, एंड जिस तरीके से कल के सत्र में भी पोजीशंस ऐड हुई है, प्रॉब्ली ऑन द शॉर्ट साइड ही है। सो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है ये जो बिकवाली का दौर है वो लगभग कंटिन्यू रहना चाहिए। तो 1620 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस फ्रेश ऐड करनी है 1705 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, बजाज फिनसर्व ये है स्टॉक जहां बिकवाली करने की राय। ओके, आइए सिद्धार्थ जी भी है हमारे साथ तैयार। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी ये एक वन साइडेड चल सकता है, एक साइड तो एक्साइड पे खरीदारी की राय है। वन साइडेड चल सकता है आज, एक्साइड पे खरीदारी की राय, टारगेट होगा 193 का। अगर किसी ने पोजिशनल रख लिया तो 218 218 का भी टारगेट हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टोरेज बैटरीज पे काफी जोर दे रही है कंपनी, नतीजे अच्छे। लिथियम आयन बैटरीज का नया प्लांट जो 6000 करोड़ का जो केपेक्स है वो भी आ रहा है, तो इससे भी काफी मजबूती रहेगी और हम मानते हैं 14% CAGR से आय में बढ़ोतरी रहेगी। तो एक्साइड पे खरीदारी की राय। एक साइड चल सकता है ये वाला, मतलब जो आपने बोला ना, मन खुश हो गया सुमित जी का। बिल्कुल सुमित जी की स्टाइल का डायलॉग है। सुमित जी ने बोला कोई तो मुझे फॉलो कराए। जी सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल अनिल जी बढ़िया है, अच्छा है। सुबह सुबह ऐसे बोला गया तो अच्छा लग रहा है। जी सर, क्या इसका शेयर? जी पिक ऑफ द डे के तौर पे अनिल जी जो स्टॉक अभी मुझे चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है वो है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, स्टॉक ऑलरेडी मजबूत है, स्टॉक में तेजी का व्यू बना रहना चाहिए। 890 885 के आसपास इस पे लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। 870 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। और अदानी पोर्ट में जो ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 910 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 910 रुपए का इसका लेवल ब्रेक होने के बाद मोमेंटम और बढ़ेगा और ऊपर में 925 रुपए तक के लेवल अदानी पोर्ट में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अदानी पोर्ट में खरीदारी करें 870 के स्टॉप लॉस से 910 925 के टारगेट्स के लिए। ओके परफेक्ट। हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, Morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी मेरी तरफ से कैश सेगमेंट का एक स्टॉक है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, जो कि एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, काफी अच्छा कैपेक्स एक्सपेंशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, R&D, काफी अच्छी फाइनेंशियल ये 22 में इस कंपनी की डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आई हैं। और चार्ट्स पर भी अगर आप पिछले कुछ दिनों का सेटअप देखें तो यहाँ पर एक अच्छी खरीदारी बनते हुए नजर आ रही है। 1499 1500 रुपए का क्लोज है।
1620 रुपए के टारगेट्स के लिए एंड्योरेंस टेक मेरी तरफ से आज के लिए पिक ऑफ द डे रहेगी। 1460 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो एंड्योरेंस टेक यहां पर रखनी है आपको नजर है। न्यू एज काउंटर्स पर भी कल पेटीएम पर बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, आज नाइका पर बड़ी ब्लॉक डील होने वाली। पहले एक बार नाइका पर राय ले लेते हैं चार्ट्स पर और फिर पेटीएम की भी बात करेंगे। सचिन जी, नाइका का चार्ट देखें, वैसे जब से इसका बोनस आया है थोड़ा दबाव भी बना हुआ था काउंटर में, फिर रिबाउंड भी आया था, बट आज बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है इस काउंटर के लिए ये बताइए। ऑलमोस्ट करंट मार्केट प्राइस पर ही ये ब्लॉक डील होगी। दीपांशु, यहाँ पर ट्रेंड तो अभी भी खराब ही है। इनफैक्ट 220 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर एक वीकली क्लोजिंग की गुंजाइश होगी। उसके बाद मुझे लग रहा है थोड़ा सा ट्रेंड में परिवर्तन होगा, बट फिलहाल जिस तरीके से एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है, नेगेटिव से थोड़ा सा कंसोलिडेटेड लग रहा है, बट इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है अगर वो बाउंस बैक आ भी जाता है 200 के लेवल के आसपास एग्जिट करने की ही सलाह होगी। एंड 220 मुझे लग रहा है मेजर हर्डल है। सो आई थिंक फॉर द डे 200 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा एंड ऑन द लोअर साइड 165 का एक सपोर्ट है, वो आई थिंक जब तक वैलिड है तब तक मोमेंटम ऑन द लोअर साइड एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए। इसी पर्टिकुलर रेंज में ऑस्किलेशन होगा स्टॉक। रखिए नजर नाइका पर, इसी लेवल पर ब्लॉक डील होगी। कल पेटीएम में हमने देखा बड़ी ब्लॉक डील हुई और ब्लॉक डील के बाद भी स्टॉक फिसला है। इनफैक्ट ब्लॉक डील प्राइस के नीचे ही मोस्ट ऑफ द डे ये ट्रेड कर रहा था और फिर 540 के नीचे ही बंद हुआ, तो 10% का कट आया। हिमांशु जी, जरा पेटीएम का चार्ट देखें सर, अब अगला लेवल क्या रहेगा इसके लिए इंपॉर्टेंट, बड़ी सेलिंग जो कल हुई है उसके बाद। दीपांशु, आपके बोलने से पहले ही मैंने पेटीएम का चार्ट लगा लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप इसी पे पूछने वाले हैं। बहरहाल देखिए, स्टॉक जो ऑल टाइम लोज है स्टॉक के 510 रुपए 500 रुपए का साइकोलॉजिकल लेवल, मुझे लगता है कि वो टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल देखिए चार्ट पर ऐसा कोई पैटर्न या कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि कुछ पैटर्न इमर्ज कर रहा है। बस यही है कि 510 रुपए का एक ऑल टाइम लो है जहां पर स्टॉक ने 2 बार सपोर्ट, लिस्टिंग के बाद 2 बार सपोर्ट लिया और एक रिबाउंड वहां से दिखाया था। तो हो सकता है 500-510 के लेवल्स को टेस्ट करे और अगर क्लोजिंग बेसिस पर इस लेवल को होल्ड करता है तो शायद यहां से एक साइडवेज कंसोलिडेशन स्टॉक वापस से जाता हुआ नजर आए। ओके, तो यह है आपके लिए पेटीएम। इस पर देखिए शायद कंसोलिडेशन जोन में भी आ जाए, बट बड़ी मूव आ रही है। प्री ओपन विंडो में 5 करोड़ 40 लाख शेयर्स के कई सौदे आपको नाइका के होते हैं। तो हम बात करते करते प्री ओपन विंडो खुल गई है और वहां पर लग रहा है कि ये डील भी हो चुकी है। टीपीजी कैपिटल ऑफ कोर्स अपनी बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर बेच रहा है। देखते हैं उसके सामने क्या आते हैं। वैसे पेटीएम के लिए सामने कल अच्छे बायर्स भी निकल कर आए हैं। सॉफ्ट बैंक ने हिस्सेदारी तो बेची है पेटीएम में, बट सामने अच्छे बायर्स भी निकल कर आए थे। देखते हैं आज नाइका कैसे रिएक्ट करता है, बट प्री ओपन विंडो में पूरी की पूरी जो ये ब्लॉक डील होनी थी वो हो चुकी है। नाइका पर कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा भी है जो हमारी टीम आपके लिए लेकर आएगी आज। वेदांता, ये भी रेडार पर रहना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड आ गया, उसके बाद अब वेदांता भी फोकस में आएगा। सुमित जी, वैसे तो मेटल्स का खराब वक्त चल रहा है, बट वेदांता 22 तारीख को बोर्ड बैठक करने वाला है। इस पर जरा राय दें एक बार डिविडेंड के लिए। दिवांशु, थोड़ा सा गिरावट आ सकता है, बट ऐसे गिरावट में लोअर लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। अभी जो मेटल्स के अंदर पिछले कुछ दिनों में हुआ एक अच्छा बाउंस बैक आया है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वैसे भी बनता है। तो एक छोटा मोटा डिप आने दीजिए, लोअर लेवल्स पे वापस से खरीदारी बनेगी। ये आने वाले 1 महीने के लिए मेटल्स पूरा सेक्टर एक रेंज बाउंड मोड पे चलेगा, जिसके अंदर अभी जैसे पिछले कुछ दिनों में तेजी देखने को मिला, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस से पॉज मिलेगा, वापस से ऊपर का मूव मिलेगा। तो इस तरह से ये एक रेंज बाउंड मूव में चलेगा। फिलहाल वेदांता के अंदर नीचे में 285 280 तक के लेवल जब भी आते हैं तो उन लेवल्स के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। अब इमीडिएटली एक बार थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशंस के लिए वेट करें। ओके, तो यह है आपके लिए वेदांता जिस पर रखनी है नजर। 22 तारीख को बोर्ड बैठक है डिविडेंड देने के। हिंदुस्तान जिंक में अभी हमने देखा ही था 15.5 रुपए का इन्होंने डिविडेंड दिया था। कितना डिविडेंड आ सकता है इस पर भी हमारी टीम रिसर्च तैयार कर रही है, थोड़ी देर में आपको इसके बारे में भी बताएंगे। फोर्टिस हेल्थकेयर, सेबी ने IHH के जो ओपन ऑफर है उसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश लेने को कहा है। फिलहाल अगले कदमों पर IHH सलाह ले रहा है कि क्या करना है। इनका ओपन ऑफर स्टे हो गया था, फिर प्राइस रिवीजन की बात चल रही है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको फोर्टिस हेल्थकेयर में रखनी है नज़र। सिद्धार्थ जी, फोर्टिस हेल्थकेयर पर व्यू, बाकी हॉस्पिटल स्टॉक्स में हमने अच्छा एक्शन देखा है, फोर्टिस भी रिसेंटली तो ऊपर आया है, बट अभी भी इस पर ये तलवार अटकी हुई है। कैसे अप्रोच करना चाहिए सर इसे? देखिए दीप, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ फोर्टिस पे अभी, और जिस हिसाब से अटकलें आती है, मिक्स खबरें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं इस स्टॉक पे दाव नहीं लगाना चाहूंगा। मैं मानता हूं कि मैं प्योर प्ले करना चाहूंगा जहां पे
रेवेन्यू स्ट्रीम, प्रॉफिटेबिलिटी क्लियर कट दिख रही है, मार्जिन एक्सपेंशन दिख रहा है, वही कंपनियों के साथ जाऊंगा। जैसे आपने कहा, ये समूह में मोस्ट ऑफ द कंपनीज चलती है, जो मैं पहले रिकमेंड करते आया था, किम्स, उसका टारगेट हो चुका। अब जो फ्रेश हॉस्पिटल बिजनेस का जो कंपनी है जो हमें बहुत पसंद है, वो है मैक्स हेल्थ केयर। 504 के टारगेट के लिए मैक्स हेल्थ केयर पे दमदार एक्सपेंशन है। मुझे लगता है नतीजे भी ये प्रूव करते हैं और आने वाले नतीजे भी प्रूव करेंगे। तो मैक्स हेल्थ केयर ये समूह का बेस्ट स्टॉक हो सकता है। तो ये है आपके लिए मैक्स हेल्थ केयर, जो पसंद है, और ऑफ कोर्स उस पर हमने बड़े मूव्स भी देखे हैं। ये काउंटर आपके रेडार पर रखिए। फोर्टिस में फिलहाल ये तलवार अटकी ही हुई है। कोस्टल कॉर्प, इस पर रखनी है नज़र, और कोरिया के बाजार में श्रिम्प एक्सपोर्ट करने के लिए वहाँ की एक कंपनी के साथ इन्होंने करार करा है। बंसल जी, जरा एक बार कोस्टल कॉर्प का चार्ट देखेंगे। रेडार पर कभी कभी आता है ये काउंटर, बड़ी मूव्स भी आई है। मुझे याद है कुछ साल पहले, आई थिंक पिछले साल ही अपने बर्थडे पर भी अनिल जी ने इसकी बात करी थी, वहाँ से एक बड़ी मूव आई थी। कोस्टल कॉर्प चार्ट देखें सर। दीपांशु, कोस्टल कॉर्प का अगर हम चार्ट देखें तो चार्ट ठीक है, और जब अनिल जी ने दीपांशु इसको रिकमेंड किया था तो वो काफी निचले स्तर थे दीपांशु, जहां तक मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ 270 या 265 के अराउंड के स्तर थे। और उसके बाद दीपांशु हमने भी यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी और ये स्टॉक 500 रुपए के पार गया था। तो सबके दीपांशु टारगेट्स अचीव हुए थे, और एज ऑफ नाउ जिस तरीके का टेक्निकल चार्ट कोस्टल कॉर्पोरेशन का है, टू मी इट्स अ स्ट्रिक्ट अवॉइड। दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। तो पास्ट में अनिल जी और हम लोगों ने जो रिकमेंड किए थे, स्टॉक ने मैसिव रिटर्न्स दिए, तो अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी कोस्टल कॉर्प से दूर रहेंगे, थोड़ा इंतजार करें। अभी फिलहाल कुछ ज़्यादा एक्शन करने की ज़रूरत है नहीं। आइए बढ़ते आगे, और वागले साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। वागले साहब, गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे होगा टाइटन, जिसे मुझे बेचना है क्योंकि कल एक ब्रेकडाउन आया है। ये ट्रेडिंग सेल है 1 से 2 दिनों के व्यू से। 2582 का बंद है, 2610 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। एक 25 रुपए की रिस्क होगी। आपको एक गैप अप में थोड़ा सा ऊपर में बेचने को ये मिलना चाहिए 2590 के आसपास। 2520 तक के टारगेट्स मैं देख रहा हूँ ऑन द डाउन साइड, जो आज और मंडे तक आनी चाहिए। ओके, तो टाइटन है वो स्टॉक जहां पर बिकवाली करने की राय वागले साहब की तरफ से था। आज 2 स्टॉक बिकवाली की तरफ आए हैं, बजाज फिनसर्व जो सचिन जी ने दिया है, टाइटन जो वागले साहब ने।